नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने प्रतिस्पर्धा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों, क्या हालचाल है आपके? बढ़िया होंगे आपके हालचाल। अच्छा ये बताइए कि जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं उसको आप पढ़ते हुए तो चल रहे हैं, और जो भी हम जो टॉपिक पढ़ते हुए चल रहे हैं बेटा उनको क्या करना है, आपको रिपीट करते हुए चलना है। इस बात का खास ध्यान रखें। तो इससे पहले वाले जो लेक्चर था हमारा, सेल चैप्टर अपना चल रहा था, कोशिका विज्ञान अपना चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने 2 वीडियोस कर ली हैं, यानी 2 लेक्चर अपने निकल चुके हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर आज अपना स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कोशिकाओं के विभाजन किया था, कोशिकाओं के संरचनाओं का विभाजन किया था। ठीक है, हमने बताया था कि कोशिकाओं के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, याद आ रहा है क्या? डायग्राम मैंने आपको बताया होगा कि 3 डायग्राम होते हैं कोशिकाओं के संरचना को बताने के लिए, है ना। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है सबसे बाहरी भाग। कौन सा होता है सबसे बाहरी भाग? मध्य और आंतरिक, है ना। और जिसने बेटा इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले भाग 2 की वीडियो जरूर देखिए, सेल कोशिका विभाजन की भाग 2 की वीडियो, क्योंकि तभी आपको कोशिका पार्ट 3 को समझने में क्या होगी, आसानी मिलेगी। ठीक है भाई, तो चलिए, तो कल हम लोगों ने सेल के बाहरी पार्ट यानी आउटर लेयर के बारे में डिस्कस कर लिया था, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया था और सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य भाग के अंदर, तो चलिए फटाफट से मध्य भाग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं और उसके बारे में शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये आपका कोशिका का मध्य भाग, कोशिका का कौन सा है? मध्य भाग। और मध्य भाग को मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ बेटा? 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई वो आपके 2 पॉइंट? तो फर्स्ट नंबर पे तो लिख सकते हैं आपका जीव द्रव्य। क्या लिखेंगे इसे? जीव द्रव्य। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिकाओं के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट होता है ना, वो क्या होता है बेटा? जीव द्रव्य होता है। क्या होता है? जीव द्रव्य, यानी प्रोटोप्लाज्म होता है। सेकंड हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा पार्ट क्या है? कोशिकांग है। दूसरा पार्ट क्या है? कोशिकांग है, यानी कि सेल ऑर्गन। ठीक है, सेल ऑर्गन। 2 पार्ट हो गए आपके। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ गई होगी ये बात। अब देखते हैं जो जीव द्रव्य है ना बेटा, इसके भी 2 पार्ट है। जीव द्रव्य के कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। कौन कौन से? नंबर 1 पे तो कौन सा आ जाएगा आपका? देखो, आपका जो सेल दे रखा है, ये क्या दे रखा है? सेल है। इसके बीच में क्या है बेटा? केंद्र न्यूक्लियस भरा हुआ। इसके अंदर बेटा देखो, आपने गुब्बारा देखा है? गुब्बारा, गुब्बारे आप क्या करते हैं कि जब आपका रंग खेलते हैं होली के दिनों में, तो रंगों से कहते हैं पिचकारी भर देते हैं गुब्बारे के अंदर। तो पिचकारी जैसे पानी जाता है अंदर तो उसका एक शेप बन जाता है कि नहीं बन जाता गुब्बारे का? ठीक उसी तरीके से जो सेल होती है उसकी जो शेप बनती है ना, वो किसके वजह से बनती है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य एक क्या होता है? लिक्विड होता है, जो कि कोशिकाओं के अंदर भरा हुआ होता है। तो 2 हिस्सों में भरा हुआ होता है। वो जो लिक्विड भरा हुआ होता है वो क्या होता है बेटा? 2 हिस्सों में भरा हुआ होता है। एक तो देखिए ये आपका, एक तो मध्य में, कहाँ पे? केंद्रक के अंदर भरा हुआ होता है। जो केंद्रक के अंदर भरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं बेटा? केंद्रक द्रव्य। ठीक है, ये हो गया। यानी कि जीव द्रव्य के 2 भाग है, उसमें से एक क्या हो गया बेटा आपका? केंद्रक द्रव्य। इसी को आप क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है बेटा, दूसरा देखते हैं इसी में कि जो केंद्र के अंदर भरा हुआ है वो तो हो गया आपका केंद्रक द्रव्य। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो आपके केंद्रक के बाहर की तरफ भरा हुआ है संपूर्ण कोशिकाओं के अंतर्गत, जो पूरी कोशिकाओं में भरा हुआ है आपके, जो कोशिकाओं के अंदर भरा हुआ है इस तरीके से, उसे को आप क्या बोल देंगे बेटा? ये केंद्रक हो गया, ये कोशिका। तो इसी को आपने क्या बोला? कोशिका द्रव्य। क्या बोला बेटा? कोशिका द्रव्य। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? कोशिका द्रव्य। तो आप सभी को समझ में आ गई होगी बात कि जो जीव द्रव्य है 2 प्रकार के होते हैं। इस
इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी कि आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये दो पार्ट हो चुके हैं आपके। अब आ जाते हैं आपके कोशिकांग के अंदर। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी, डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, कोशिकांगों की तरफ। कहाँ पे आ रहे हैं बेटा? कोशिकांगों की तरफ। कोशिकांगों की जब बात करते हैं तो कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं, देखो कोशिका एक पूरा क्या होगा, एक निकाय हो गया, एक पूरा बॉडी हो गई है। उस बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, बॉडी ऑर्गन होंगे, है ना। उसके अंदर क्या होंगे, अंदर कुछ ना कुछ अंग होंगे। तो जैसे कोशिका एक पूरा शरीर होता तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारे अंग है, उसे कोशिका अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। और सबके क्या होते हैं, अपने अपने कार्य होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हो। चलिए कोशिकांग कुछ फेमस मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कि कौन कौन से इसके अंदर अंग होते हैं। तो नंबर जैसे अंतःप्रदेयी जालिका, इसे क्या बोलते हैं, अंतःप्रदेयी जालिका। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या बोला जाता है इसे? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, इसका इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे नाम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं इसी में ही हम लोग, सेकंड देख लेते हैं इसी में ही हम लोग, राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। ठीक है, यानी कि इसको भी हिंदी में क्या बोल देंगे, राइबोसोम। ठीक है बेटा, तीसरे नंबर पे देख लेते हैं भाई आपके, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, पेपर में कई बार हिंदी में जब पूछा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्या बोल देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह बोल देते सूत्रकणिका। क्या बोल देते? सूत्रकणिका। तो इसका एक नाम हिंदी में याद रखिएगा, सूत्रकणिका बोला जाता है। ठीक है बेटा, क्या बोला जाता है? सूत्रकणिका। और देख लेते हैं लाइसोसोम, देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं लाइसोसोम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और देख लेते हैं गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी काय। नोट करते हुए चलिए बेटा। ठीक है, एक एक पॉइंट और देख लेते हैं, प्लास्टिड, यानी कि लवक। ठीक है, और देख लेते हैं, और है आपका, और क्या बनेगा, एक और देख लेते हैं, है ना, तारक का है। सेंट्रोसोम से क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम। ठीक है बेटा, तो ये कुछ अपनी जानी पहचानी कुछ फेमस क्या है, कोशिकांग है। ठीक है, तो ये सारी कोशिकांगों को क्या करना है, अपन को पढ़ना है आज की डेट में। अपन ये इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये अपना क्या हो गया कंप्लीट। इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपका जो भी मध्य भाग है इसका मैंने क्या कर दिया बेटा, वर्गीकरण कर दिया। तो कोशिका के मध्य भाग को दो भागों में बांट दिया गया है, एक जीव द्रव्य वाला भाग है कोशिकांग। जीव द्रव्य से शुरुआत कर लेते हैं बेटा, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये वाला जो पार्ट है अपन इसको शुरू कर रहे हैं, नोट करते हुए चलिए बेटा, है ना, पेन कॉपी साथ रखिए और उसे क्या करते चलिए, नोट करते चले जाइए। एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो पावर होती है ना बेटा, एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी पावर होती है उसकी नोट्स। अगर उसके पास एक अच्छे नोट्स है ना, तो आने वाले एग्जामों में वो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करके आ सकता है। क्यों? क्योंकि वही उसका नींव है, बेस है। तो किसी भी इमारत के पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना बेटा, वो उसकी नींव होती है, ध्यान रखिएगा। तो नींव को क्या
है अपन को, जितना स्ट्रॉन्ग करना है उसे उतना स्ट्रॉन्ग करिए। तो जितना टाइम अपन को देना है वो नींव में दीजिए। और होता भी यही है कि ज़्यादातर आप क्या करते हैं, अपने सिलेबस को पूरा करने पे ज़्यादा फोकस देते हैं, है ना। कोचिंग जाते हैं आप, कोचिंग जाते हैं तो आपका कोई भी सिलेबस 6 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने तक चलता रहता है। तो उस दौरान आप क्या कर रहे हैं, वो जो 5 6 7 महीने आप कोचिंग में जाके पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो आप क्या कर रहे हैं, अपना बेस तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बेस तैयार कर रहे हैं, नींव तैयार कर रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे कोई विज्ञप्ति आती है तो आप उसके टेस्ट पेपर ले आते हैं और लगातार क्या करते हैं, जब टॉपिक आपने पढ़ लिया उसके टेस्ट पेपर आप लगाते चलते हैं। यही होता है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, बेस, है ना, नींव है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो चलिए आज शुरू करते हैं भाई। अगला भाई आगे बढ़ जाते हैं आपके केंद्रक द्रव्य की तरफ। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, केंद्रक द्रव्य की तरफ। पहले तो प्रोटोप्लाज्म को समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है बेटा। इसी को क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य बोला जाता है। बेटा ध्यान रखना कि जो प्रोटोप्लाज्म है, मैंने क्या उदाहरण दिया था, मान लो कोई गुब्बारा है और गुब्बारे के अंदर आपने जैसे पिचकारी मारी तो आपका गुब्बारा क्या हो गया, फूल गया। और आपने उस पिचकारी के अंदर क्या भर दिया भाई, उसके अंदर क्या भरा हुआ, लिक्विड भरा हुआ। उसकी शेप बन गई ना। तो शेप किसके कारण बनी, लिक्विड के कारण। गुब्बारा जब आप उसमें पिचकारी डालोगे पानी भर के तो वो गोल शेप में आ जाएगा गुब्बारा। तो उसके अंदर क्या गया, पानी गया, लिक्विड गया। तो ठीक उसी तरीके से कि आपकी जो सेल है उसकी संरचना का जो निर्धारण करता है ना, वो यही करता है, ठीक है। तो यही क्या करता है, ये कोशिकाओं का, देखिए इसलिए ही पेपर में एक सवाल है जो कई बार पूछा गया कि कोशिकाओं का भौतिक आधार क्या है। तो कोशिकाओं का भौतिक आधार बेटा यही है। कोशिकाओं का क्या है बेटा, ये भौतिक आधार है, ठीक है। अब समझ में भी आ गया होगा आपको कि हम भौतिक आधार क्यों बोल रहे हैं। अरे किसी भी सेल की संरचना कौन डिसाइड कर रहा है, ये प्रोटोप्लाज्म डिसाइड कर रहा है। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या भरा हुआ होता है, प्रोटोप्लाज्म में क्या भरा हुआ होता है भाई, है ना, आपका भरा हुआ होता है, इसमें द्रव भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है, द्रव्य। तो आप बोलते हैं जेली के समान, जेली के समान क्या भरा हुआ होता है, पदार्थ बना होता है। तो जेली के समान, ठीक है, जेली के समान, ठीक है, द्रव्य भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है, द्रव्य भरा हुआ होता है, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या उपस्थित होते हैं बेटा। इसमें आरएनए और डीएनए दोनों उपस्थित होते हैं। आरएनए और डीएनए दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि बेटा इसमें प्रोटोप्लाज्म के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है, दोनों ही प्रकार के यौगिक उपस्थित होते हैं, ठीक है बेटा। दोनों ही प्रकार के क्या होते हैं, इसमें यौगिक उपस्थित होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। चलिए बेटा अब हम बात कर लेते हैं इसके दो भागों के बारे में। क्या कर लेते हैं हम इसके दो भागों के बारे में। तो नंबर एक हमने क्या बोला, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। अब केंद्रक द्रव्य की बात की जाए तो याद रखना बेटा, केंद्रक के अंदर भरा हुआ द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है। सिंपल सा लिख रहा हूँ, इससे आसान कोई डेफिनेशन नहीं है। केंद्रक के अंदर भरे हुए द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा क्या कहते हैं भाई, दूसरा क्या है आपका, केंद्रक द्रव्य के बाद आता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, इसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है बेटा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में देखिए कि यानी कोशिका के अंदर भरा हुआ, कोशिका में भरे हुए द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें
बहुत कोई लॉजिकल बातें नहीं करनी हम लोगों को, सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल बातें हैं। तो आप सभी को समझ में आता है कि केंद्रक के अंदर भरा हुआ जो कोई द्रव्य है वो कैसा कहलाता है भाई? आपका केंद्रक द्रव्य। कोशिकाओं के अंदर भरा हुआ द्रव्य बोले, है ना, केंद्रक को छोड़ के पूरी कोशिकाओं में भरा हुआ द्रव्य क्या कहलाता है? आपका कोशिका द्रव्य। तो बात क्या है, कैसे होते हैं भाई? इसमें कार्बनिक अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ भरे हुए होते हैं। इसमें क्या होते हैं बेटा? कार्बनिक अकार्बनिक प्रकार के दोनों प्रकार के क्या भरे हुए होते हैं? पदार्थ भरे हुए होते हैं। तीसरा, डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होता है। कैसा लिक्विड होता है? लसलसा जेली नुमा संरचना होती है। ठीक है इसकी। ठीक है बेटा, तो एक बात और है बेटा कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर अब तैयारी किए हुए उन्हें क्या होता है, कुछ क्षण होते हैं, मतलब मान लो कि वो 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं और 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं और फिर वो पेपर देते हैं कोई, और उनका पेपर में सिलेक्शन नहीं होता। बोलते हैं सर हमने तो बहुत मेहनत करी थी, हमारा नहीं हुआ। हमारी तो किस्मत ही क्या है, खराब है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ऐसे बच्चों के लिए, मुझे क्या लगता है कि ऐसे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन जरूरी है। मोटिवेशन क्या? रियलिटी मोटिवेशन। कि भैया तुम जिस दुनिया में रह रहे हो ना, उसी दुनिया के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो आपसे कहीं ज्यादा बुरी किस्मत लेके पैदा हुए हैं, या जिनकी बहुत बुरी किस्मत है और आज भी वो अपने मुकाम को काबिल करके पार कर रहे हैं। अरे तुम्हारे तो एक एग्जाम पार नहीं हुआ बेटा, तुम्हारा तो एक एग्जाम पार नहीं हुआ, उसी में तुमने क्या कह दिया? तुमने उसमें कह दिया कि तुम्हारी तो किस्मत क्या है बेटा, खराब है। और अगर किसी की किस्मत देखनी है ना बेटा, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि भैया तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक मिनट, कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलिए एक बार आपको ऑनलाइन लिखे जाए। आपने अगर नाम सुना सूरज तिवारी का, अगर बेटा आपने नाम सुना हो किसका? सूरज तिवारी का। चलिए यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं क्या इनका नाम आता है क्या। ठीक है, सूरज तिवारी IAS। बेटा अगर रियल लाइफ मोटिवेशन चाहिए ना, सूरज तिवारी सक्सेस स्टोरी। ये भाई साहब क्या क्या कह रहे हो कि किस्मत खराब है? ये भाई साहब 2017 में, मैं आपको इनकी इमेज दिखा देता हूँ। ये 2017 ना इनके पाँव है बेटा, ना इनके 2 पाँव है, दोनों पाँव नहीं है इनके, इनका एक हाथ गायब है, सिर्फ इनके पास एक हाथ है। और बेटा ये इन्होंने आपकी रैंक में बता दो कि इन्होंने लगभग 200 रैंक 700 रैंक प्राप्त किए। यहाँ देख लेते हैं एक बार कि बेटा ये जो है इन्होंने, देखिए अगर हम ये बोलते हैं ना कि भाई किस्मत खराब है, किस्मत खराब है, 2017 में इनका क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में इनके 2 हाथ चले गए थे, एक पांव चला गया था। इमेज आपके सामने है बेटा, 2 पांव चले गए हैं, एक हाथ चला गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इन्होंने 917वीं रैंक प्राप्त किए आईएएस के अंदर। आईएएस एग्जाम इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम, और बेटा उसके अंदर उन्होंने 917 रैंक प्राप्त करी है। तो मोटिवेशन कुछ नहीं होता, आपके लिए डेडिकेशन होता। 2017 में इनका एक्सीडेंट हो गया, चाहते तो ये भी क्या करते कि अब तो मेरी जिंदगी में सब खत्म हो चुका है, सब फिनिश हो चुका है, लेकिन भाई साहब इन्होंने क्या नहीं मानी? हार नहीं मानी, और इन्होंने क्या बोला? लड़ना है और दुनिया को प्रूफ कराना है। इनसे इंटरव्यू जब इनका सिलेक्शन हो गया, और जब दुनिया ने देखा कि यार ये तो बहुत तगड़ी बात हो गई कि ये आईएएस बन गया ये आदमी, जिसके 2 पाँव नहीं, एक हाथ नहीं है, तो इनसे जब इंटरव्यू पूछा गया कि भाई साहब कैसा एक्सपीरियंस था आपका इन दिनों का, तो उन्होंने बोला कि मेरे एक्सीडेंट के बाद
लोगों ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था, मुझे पूछना तक बंद कर दिया था, मैं जी रहा हूं या मर रहा हूं ये तक पूछना बंद कर दिया था। लेकिन आज उन्हीं लोगों के फोन आ रहे हैं मेरे पास सबसे पहले। आज वही लोग मुझे क्या कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो मेरे कितने करीबी थे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि वही लोग थे उनको सफल बनाने के लिए। तो बेटा ये जो सूरज तिवारी हैं ये आपके लिए किसी मोटिवेशन से कम नहीं है। 2017 में दादरी में हुआ था ट्रेन हादसा इनके साथ, जहां इनके क्या चले गए थे भाई, 2 पांव और 1 हाथ चले गए थे। तो बेटा अगर वहां हिम्मत हार गए होते, सपोज करो, क्या ये आज आईएएस बन पा रहे होते, 917वीं रैंक पे बैठ पा रहे होते, दुनिया इनकी वाहवाही कर पा रही होती? बेटा पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन आज कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। आप 6 महीने तैयारी करते हो, एक पेपर नहीं निकलता है, हताश हो जाते हो और तैयारी करना ही छोड़ देते हो कि भैया ये हमारे बस की बात नहीं है। अरे कैसे बस की बात नहीं है बेटा? मेहनत करोगे तो क्यों नहीं मिलेगी सफलता? मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलनी है, चाहे थोड़ा धीरे मिले, चाहे थोड़ा लेट मिले, लेकिन मिलनी निश्चित है। इस बात को ध्यान रखना। एक योद्धा का, मैं बोल रहा हूं तुम योद्धा से कम नहीं हो। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना बेटा, मेरी नजर में वो किसी योद्धा से कम नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बेटा, एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा हथियार, आपके लिए एक हथियार चाहिए बस। और वो एक हथियार अगर जिसके पास भी है ना, मैं कह रहा हूं, मैं लिख के दे दूं कि उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि बेटा आपको वो हथियार क्या चाहिए? धैर्य, पेशेंस। अगर आपके पास धैर्य है, पेशेंस है, लगातार मेहनत कर सकते हो, तो बेटा आपको असफल बनाने के लिए कोई भी नहीं है। आप खुद अपने आप में परिपूर्ण हो, आप पूर्ण सफल बन के रहोगे। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन सफल होना आपका निश्चित है। तो बेटा ध्यान रखो, ये सूरज तिवारी जैसे एग्जाम्पल आपके आते रहेंगे, है ना। और वही आप भी कोई एग्जाम्पल बने, आपको भी खुशी हो कि भाई हम लोग क्या है ना, उनमें से एक बने कभी तो। ठीक है, तो बेटा आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? धैर्य। तो धैर्य रखिए, है ना। तो आप क्या रखिए बेटा? धैर्य रखिए और लगातार पढ़ते जाइए, लगातार पढ़ते जाइए। मोटिवेशन खुद के कर्म करने से आता है। मोटिवेशन वीडियोस देखने से नहीं आता, मैं आपको बता दूं। मोटिवेशन किससे आता है? मोटिवेशन खुद के कर्म करने से। जब तुम आप मैं कह रहा हूं कि आप लगातार 10-10 घंटे पढ़िए 5 दिन तक। आप लगातार 10 घंटे पढ़िए 5 दिन तक और फिर बोलना आपका अंदर से कॉन्फिडेंस क्या होता है। आप बोलोगे सर कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पे है कि नहीं है? तो पढ़ने से आएगा मोटिवेशन, कर्म करने से आएगा मोटिवेशन। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं, आपकी कोशिकांगों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो पार्ट है आपकी कोशिकांगों की तरफ आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोशिकांग। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए इसमें कोशिकांग, है ना। तो चलिए कोशिकांग, कोशिकांग डाल दीजिए, जिसको आप क्या बोल देते हैं बेटा? सेल ऑर्गन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेल ऑर्गन। और सेल ऑर्गन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? अलग अलग सेल ऑर्गन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो सेल ऑर्गन पढ़ते हैं वो हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या पढ़ते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अंतः प्रदेही जालिका, अंतः प्रदवई जालिका। ठीक है बेटा, जो अंतःप्रदेही जालिका है कोशिकांग, इसकी जो खोज है वो किथ पोर्टर के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? किथ पोर्टर के द्वारा। हैरी पॉटर वाला, ठीक है, हैरी पॉटर वाला पॉटर। ठीक है बेटा, आपने देखा हो हैरी पॉटर पिक्चर देखी है ना, उसमें जो पॉटर है ना वही सरनेम है इनका, किथ पॉटर। ठीक है, तो अंतःप्रदेही जालिका की खोज किसके द्वारा की गई? किथ पॉटर। तो उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ये
इसका डायग्राम दिखा देता हूँ, क्या नाम है कि किस तरह का अंतःप्रदेश जालिका होती है आपकी। ठीक है, चलिए अंतःप्रदेश जालिका की तरफ एक बार मैं आपको इस बारे में दिखा देता हूँ। अंतःप्रदेश जालिका आ जाते हैं, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, है ना, ये बेटा अंतःप्रदेश जालिका है आपकी। इमेज पे आ जाते हैं, है ना, इसकी इमेज देखते हैं। देखिए बेटा कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। मैं आपको कोई एक संरचना दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको कोई एक संरचना इसको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाने का काम करता हूँ। ठीक है, ठीक है, एचडी के अंदर थोड़ा वीडियो फोटोज। चलो ये डायग्राम मैं आपको डाउनलोड कर लेता हूँ, ये दिखा देते हैं, है ना। चलो इसको देखते हैं। देखिए चलिए बेटा, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आपको डायग्राम दिख रहा होगा, है ना। ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है बेटा। और इसकी बात करें तो देखिए बेटा यहाँ पे, अब मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। ये देखिए, ये एज्यूम करिए कि ये पूरा ऐसे कोशिका, ये पूरी कोशिका है। ठीक है, एज्यूम करिए कोशिका है, और कोशिका के बीच में ये क्या है, न्यूक्लियस है। और जैसा ये तो एक छोटा पार्ट बनाया हुआ है, ऐसे ठीक इधर पूरे कोशिकाओं के अंदर इस तरीके से बना हुआ है। तो ये क्या होता है कि देखिए ये नलिकाओं के रूप में व्यवस्थित होता है। देखो आपको अगर मैं देखने जाऊं तो यहाँ आपको भूल भुलैया जैसा दिखेगा। देखो ये रास्ता जा रहा है ना रास्ता, देखो ये भूल भुलैया जैसा दिख रहा है आपका, है ना। ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है, तो देखिए ये रास्ता, ये क्या बनता जा रहा है, ऐसे भूल भुलैया जैसा बन रहा है। देखिए ये एक नलिका है, जाल जैसी संरचना है, जो कि पूरी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, ऐसे फैली हुई होती है। क्या होती है, पूरी कोशिकाओं के अंदर फैली होती है। एक जालिका जैसी संरचना है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है बेटा, जालिका जैसी संरचना है, और पूरी कोशिकाओं के रूप में, जाल के रूप में फैली हुई है ना। ये एक तरीके का रोड मैप बनाती है। इसको समझने के लिए क्या है कि मान लो कि आप अलवर, मान लो सपोज करो कि आप जैसे जैसे एज्यूम करो कि भाई जैसे मान लो ये भिवाड़ी है, और भिवाड़ी, और आपको कहीं दूर कहीं माल भेजना है, बेंगलोर भेजना है सपोज करो। मैं एक छोटा सा इंडिया का डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको इस चीज़ को समझने में आसानी हो। ठीक, चित्रकारी पे ज़्यादा फोकस ना करें, आप चीज़ों को समझें। ठीक है, सपोज करो जैसे मान लो ये आपका राजस्थान का क्षेत्र हो गया, और यहाँ कहीं भिवाड़ी है इस पॉइंट पे। ठीक है, और आपको माल भेजना है कहीं यहाँ बेंगलोर के आसपास। तो बेटा अब देखिए कोई तो चीज होगी जो यहाँ भेज रहे हैं, रोड मैप। क्या होगा, रोड मैप। तो रोड जा रहा होगा, वो जो NH8 से होता हुआ, फिर ये दिल्ली से होता हुआ, कुछ इस तरीके से आपका ऐसे रोड जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही जा रहा होगा रोड। तो यहाँ से आपने भाई भिवाड़ी से अपना माल लोड करवा के ट्रक के द्वारा, क्या रोड के थ्रू आपकी गाड़ी से माल ऐसे 2-4-5 दिनों में पहुंच गया। तो ठीक यही काम कहाँ क्या हो रहा है बेटा, यही काम यहाँ पे हो रहा है कि आपका जो भी न्यूट्रिशन बन रहा है ना, वो इन नलियों के द्वारा ही क्या कर रहे हैं, पूरी कोशिकाओं में फैल रहा है। अब आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से आपको यहाँ दाने जैसी संरचना दिख रही होगी। छोटे छोटे से क्या दिख रहे हैं, ये दाने दिख रहे हैं क्या, ये छोटे छोटे से कण जैसी संरचना, ये क्या है, छोटे कण जैसी संरचना। इसे क्या बोला जाता है बेटा, राइबोसोम बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, राइबोसोम बोला जाता है। राइबोसोम आपके शरीर, आपके कोशिकाओं में सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे क्या है, छोटा कोशिकांग है। मतलब जितने भी मैंने आपको 6, 7, 8 जो कोशिकांग पढ़ाए थे, लिखाए थे बोर्ड पे अभी थोड़ी देर पहले, उसमें सबसे छोटा कोशिकांग किसके नाम दर्ज है भाई, ये आपके छोटा कोशिकांग। तो देखिए कहीं कहीं पे तो छोटा कोशिकांग बना हुआ है, और कहीं कहीं पे नहीं बना हुआ। देखिए यहाँ पे तो ये छोटे छोटे से कण दिख रहे होंगे आपको, ये सब दिख रहे होंगे,
लेकिन यहाँ की तरफ आओ तो यहाँ आपको किसी प्रकार की कण जैसी संरचना नहीं बन रही है। ये बेटा ऐसे फैल रहा है, ये आगे तक फैल रहा है, ठीक है। ये तो एक छोटा सा डायग्राम का पार्ट है, तो आपको समझाने के लिए बोले ये ऐसा होता है कुछ इस तरीके का, है ना। तो आपको यहाँ तो ये पार्टिकल जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, कण जैसी संरचना दिख रही है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कण नहीं है, आप देखो। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी कि स्मूथ मतलब चिकनी अंतःप्रदेही जालिका। इसको ही हिंदी में लिख रहा हूं, चिकनी अंतःप्रदेही जालिका। बात समझ में आई आपको। और इसमें जिसमें राइबोसोम होता है उसी को ही मैं क्या बोल दूंगा, खुरदरी अंतःप्रदेही जालिका। इसको क्या बोल दूंगा, खुरदरी अंतःप्रदेही जालिका। इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा, ऊपर लिख रखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, RER बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, चिकनी अंतःप्रदेही जालिका। आपको बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, मेन जो बात है समझ में आ गई। इसका कार्य क्या है बेटा, काम अगर मैं पूछूं, कार्य अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि बेटा बताओ इसका काम क्या है, तो क्या करना, अणुओं आयनों का संचरण करना। क्या करना, संचरण करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। हाँ, हम लोग क्या बोल सकते हैं, अणु व आयनों का। देखो अणु में आयन, कोशिका के अंदर पदार्थ नहीं बोल सकते हम, क्या बोलेंगे, अणु व आयन। जिसमें फूड बोल रहा हूँ, फूड नहीं है, वो अणु आयन है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स एंड आयन। तो अणु आयनों का संचरण करना। क्या करना, संचरण करना, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है बेटा। तो अभी जो है आज हम लोगों ने क्या किया है, आज हम लोगों ने अंतःप्रदेही जालिका को पढ़ा है, और इससे पहले हम लोगों ने कोशिकांगों को पढ़ा है, कोशिका द्रव्य को पढ़ा है, जिसमें आपका जीव द्रव्य को पढ़ा है, जिसमें कोशिका द्रव्य और आपका केंद्रक द्रव्य आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। आज एक कोशिकांग किया है, चलो इसके बारे में पॉइंट बना के लिख लेते हैं, है ना। जहाँ हमने लास्ट छोड़ा था एक बार उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, पॉइंट बना के लिख लेते हैं। तो इसे एक बार लिखने का काम कर देते हैं। चलिए आ जाते हैं अपन अपने पुराने मोड पे, ठीक है। और पुराना मोड ये अपने बोर्ड पे आ गए अपन, ठीक है। तो डायग्राम अब आपको मैं अगर ये बताऊं कि इसका जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से, पहले कोशिका है, केंद्रक के अंदर कुछ ऐसी जाल जैसी संरचना फैली हुई होती है। अब देखिए आपको ये डायग्राम आराम से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप अभी गूगल पे डायग्राम देख के आए हैं, और वो डायग्राम बहुत ही आराम से समझ में आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं कहीं पे क्या होता है, कण जैसी संरचना बनी होती है, कहीं कहीं पे कण जैसे पार्टिकल्स दिख रहे होंगे आपको, और कहीं कहीं पे नहीं होंगे। इन कण को क्या बोल देते हैं बेटा, राइबोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, राइबोसोम, ठीक है। और जहाँ पे भी कण होते हैं उसको वो क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतःप्रदेही जालिका और चिकनी अंतःप्रदेही जालिका। लिखने का काम कर ले बेटा, एक बार मैं आपको पॉइंट बना बना के यहाँ पे चीजें लिखवा देता हूँ, फिर आप इसे नोट कर लीजिएगा, और है ना आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद। तो बेटा सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अंतःप्रदेही जालिका क्या होती है, कि ये एक प्रकार की एकल झिल्ली होती है। कैसी होती है आपकी, एकल झिल्ली होती है, ठीक है। तो याद रखना कि आपके कोशिका में एकल झिल्ली नुमा, कोशिका में एकल झिल्ली नुमा, ठीक है, झिल्ली नुमा परत, झिल्ली नुमा क्या पाई जाती है भाई, नलिका पाई जाती है, नलिका, नलिका, ओहो, नलिका पाई जाती है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ये जालनुमा संरचना है। ये कैसी बेटा, ये कोशिकाओं में जालनुमा संरचना के रूप में होती है, जालनुमा संरचना। इसकी संरचना कैसी होती है, जालनुमा। जालनुमा मतलब जाल जैसी, नाम में भी जाली का शब्द आ रहा है, तो ये जालनुमा हो गई, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि भाई ये है ना, इसके क्या होते हैं, इसका कार्य क्या होता है।
अगला कार्य क्या होता है? कार्य मैंने आपको अभी बताया ही था थोड़ी देर पहले कि ये क्या करता है, अणु व आयनों का क्या करता है, संचरण करता है। क्या करता है? संचरण करता है। संचरण का मतलब ट्रांसपोर्टेशन। क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है बेटा, आगे देख लेते हैं आगे क्या कार्य है इसका। आगे हम बात करते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक है ना रेक्टिकुलम है, एंडो या ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में इसके कितने भाग होते हैं बेटा? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं?